नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो पहले यहाँ पर आप मैपिंग में देख लीजिए, यहाँ पर बीच में जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाली जो रेखा है ये कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा। तो आप देखेंगे भूमध्य रेखा को पूछा है प्रश्न में कि किस महाद्वीप से होकर नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप से होकर आ रही है। यहाँ पर जो महाद्वीप दिख रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका से भी होकर आ रही है। और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भी होके जा रही है। यानी इससे भी होके जा रही है, इससे भी होके जा रही है, इससे भी होके जा रही है। तो आंसर क्या हो गया? डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर नहीं जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नाइल नदी किस महाद्वीप में बहती है। नाइल नदी किस महाद्वीप में बहती है। नाइल इंग्लिश में नाइल, हिंदी में नील बोलेंगे, नील नदी, ठीक, किस महाद्वीप से होकर बहती है। तो यहाँ पर ये जो आपको महाद्वीप जो दिख रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप से नील नदी बहती है। यहाँ से एक झील है, यहाँ पर इस झील का नाम है विक्टोरिया, विक्टोरिया, ये विक्टोरिया झील है। और इस झील से व्हाइट नील नदी निकलती है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ से व्हाइट नील, व्हाइट नील नदी निकलती है और ऐसे जाती है यहाँ पर खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में। यहाँ पर इसकी दूसरी शाखा है, यहाँ पर एक ताना झील है, वहां से ब्लू नील नदी निकलती है। ताना झील से, ताना झील से ब्लू नील, ये ब्लू नील है। और यहां से खार्तूम से आगे बढ़कर भूमध्य सागर में गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो नील नदी इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक व्हाइट नील नदी, एक ब्लू नील नदी। व्हाइट नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और जो है कि ये ताना झील से ब्लू नील नदी निकलती है। दोनों जाकर मिलती हैं कहां पर? खार्तूम में, ठीक है। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, असवान बांध, नील नदी पर असवान बांध बना है, ये भी ध्यान दे लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नाइल नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान, यानी पृथ्वी का सबसे शुष्क कहने का मतलब सबसे सूखा स्थान जहां वर्षा नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल। गोबी मरुस्थल तो ठंडा, सबसे ठंडा, ये ठंडा मरुस्थल है। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल अपने भारत में है जो सबसे अधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। तो सबसे शुष्क स्थान पूछेगा पृथ्वी का तो ये है आटाकामा मरुस्थल, जो यहाँ पर चिली में, अर्जेंटीना के कुछ भाग में, बोलीविया में और पेरू की सीमा तक इसका विस्तार है। यहाँ रिकॉर्ड किया गया है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अब तक 400 वर्षों में वर्षा ही नहीं हुई है। तो ये विश्व का सबसे सूखा स्थान है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कौन सा देश सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर बना है? सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपको दिखाएं, यहाँ पर ये जो हरा हरा सब कुछ दिखाई दे रहा है ये इंडोनेशिया है, एशिया महाद्वीप का देश है इंडोनेशिया। यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक बसे हुए द्वीप हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। सबसे अधिक द्वीपों वाला देश, बसे हुए द्वीप हैं, ठीक है। फिलीपींस, फिलीपींस जो है कि यहाँ पर ये फिलीपींस आपको दिख रहा होगा। मालदीव यहाँ पर है, ठीक है। कनाडा जो है कि उत्तरी अमेरिका का देश है, वहां कनाडा भी एक द्वीपीय देश है, बड़े बड़े द्वीप वहां पर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप क्या होता है? द्वीप जो समंदर में चारों तरफ से घिरा हुआ द्वीप होता है, ठीक है। समंदर में जो चारों तरफ से घिरा हो वो द्वीप होता है। पानी से चारों तरफ घिरा हुआ क्षेत्र द्वीप। नदी में भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं
जो पानी से चारों तरफ घिरे होते हैं तो वो नदी द्वीप कहलाते हैं। समंदर में घिरे हैं तो ये जो है कि समंदर में, महासागर में सबसे बड़ा घिरा हुआ द्वीप है ग्रीनलैंड। इसका नाम है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक ना। तो जो है कि चारों तरफ से घिरा हुआ पानी से क्षेत्र द्वीप। और आप लोगों को बता दें खाड़ी किसको कहते हैं, जो तीन तरफ जल से घिरा हो। इधर जो है कि पूरी तरह से स्थल से लगा हो, और इधर से जल से, इधर से जल से, इधर से जल से घिरा हो। जैसे ये भारत का एक क्षेत्र ऐसा देखेंगे, दक्षिण भारत प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसी का उल्टा खाड़ी कह सकते हैं। खाड़ी जो है कि इस तरह से आप गुजरात का एक क्षेत्र देखेंगे, गुजरात का ये वाला क्षेत्र कुछ ऐसे हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ ये भारत का ये खाड़ी, यहाँ पर एक आप देखेंगे, कौन सी खाड़ी थी, खंभात की खाड़ी। यानी ये तीन तरफ स्थल से घिरी होगी, वो खाड़ी हो जाएगी, ठीक ना, और एक तरफ जल से घिरी होगी, ठीक। तो द्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी यहाँ पर पूछा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक ना। तो इसका आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है कि यहाँ पर एक देश है डेनमार्क, डेनमार्क इसके कब्जे में है, डेनमार्क के कब्जे में। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है, इसके कब्जे में ये पूरा ग्रीनलैंड है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील, तो यहाँ पर विश्व की कुछ प्रमुख झीलें दिखाई गई हैं। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो झील दिखाई दे रही है ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो यहाँ पर आपको कुछ झीलें दिख रही होंगी। ये सबसे ऊपर यहाँ पे जो दिख रही है ये सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसी पर यहीं पर आप देखेंगे चार और झीलें हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये मिशिगन झील है, जो पूरी तरह से अमेरिका में है। बाकी जो चार झीलें हैं कनाडा और अमेरिका दोनों की सीमा पर हैं। तो सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ये ह्यूरॉन है, और यहाँ पर जो है कि ईरी झील, और सबसे लास्ट में ये पड़ती है ओंटारियो झील। यहाँ पर ये 5 झीलें हैं। ऊपर आप ये जो झील देख रहे हैं ये है विनिपेग झील। इसके ऊपर आप देखेंगे ये ग्रेट स्लेव झील है, और ये वाली ग्रेट बियर झील है, ये कनाडा में पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ झीलें दिख रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये जो झील है विक्टोरिया झील, व्हाइट नील नदी निकलती है और गिर जाती है यहाँ पे। इसके नीचे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली झील है टंगनिका झील, विश्व की सबसे लंबी झील है लंबाई में, विश्व की सबसे लंबी झील टंगनिका। नीचे देखेंगे एक और झील है न्यासा झील, ठीक। यहाँ पर और कुछ झीलें यहाँ पर आप देखेंगे, इसका आकार घटता जा रहा है, वो है अरल सागर, ठीक। और ये झील है यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी झील, ये कौन सी झील, बैकाल, ये बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। तो यहाँ पर क्या पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात का समय कैसा होता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात का समय कैसा होता है, पहले फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए ये सूर्य है और हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, यानी 1 वर्ष का समय लगाती है। तो एक बार पृथ्वी यहाँ पर होगी, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, फिर यही क्रिया जो है कि हर वर्ष होगी। तो आप देखेंगे हमारी पृथ्वी जो है कि ऐसे 23.5 अंश झुकी हुई है। इस झुके हुए के कारण सूर्य का प्रकाश कभी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी उत्तरायण हो जाता है, कभी जो है कि ये उत्तरायण हो जाएगा और कभी दक्षिणायन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप स्थिति देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश दक्षिणायन है, यहाँ से इस तरह से ये बीच में काट दें तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ऊपर उत्तरी नीचे दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से सूर्य यहाँ पर जो है कि इसका प्रकाश पड़ रहा है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के सभी क्षेत्रों पर। तो इस समय जो है कि
इस गोलार्ध में जो है कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश उत्तरायण हो जाता है, सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य का प्रकाश जो है कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है सभी क्षेत्रों पर, तो इस समय सबसे बड़ा दिन हो जाता है 21 जून का दिन, 21 जून। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है 21 जून का। और यहां पर आप देखेंगे ये दो स्थिति जो है, उधर से आगे से देखेंगे तो वह यही वाली स्थिति। तो इस समय जो है कि सूर्य का प्रकाश सभी क्षेत्रों पर बराबर पड़ता है। इस स्थिति को कहते हैं, ये दो बार होता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। इस स्थिति को कहते हैं विषुव और इस दोनों स्थिति को कहते हैं आयनांत, ठीक है। विषुव में दिन रात बराबर होते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। और सबसे बड़े दिन की बात करें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से, इसको आयनांत बोला जाता है। जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो वो शीत आयनांत कहलाता है। और जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है तो इसको ग्रीष्म आयनांत कहते हैं। लेकिन आप यहां पर देखेंगे हर स्थिति में ये भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, प्रश्न में पूछा है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जो है कि हर स्थिति में सूर्य का प्रकाश जो है कि बराबर मिल रहा है, यानी कि जो है कि पूरे वर्ष भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये अपना सौरमंडल है, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक में बुध, उसके बाद शुक्र और ये हमारे तीसरे नंबर पे पृथ्वी, ये मंगल। इसके बाद आप देखेंगे ये बृहस्पति पड़ता है इसी दोनों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये आप जो दिख रहे हैं छोटे छोटे जो पिंड दिखाई दे रहे हैं, यही क्षुद्र ग्रह हैं और सूर्य के चारों तरफ हैं जो इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो प्रश्न क्या पूछा है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, ठीक है ना। ये मंगल ये बृहस्पति इसके बीच में पाए जाते हैं। इसके बाद कौन सा ग्रह पड़ता है? शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इसका आंसर हो गया मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो ग्रह है ये बृहस्पति है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका नाम है गैनीमेड, गैनीमेड। ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका आकार जो है कि लगभग बुध के बराबर है। तो यह जो है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो आप बताएंगे डेमोस, और ये डेमोस जो है कि मंगल का उपग्रह है, मंगल का। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डिमोस। इसका आंसर डी है, ठीक ना। टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन जो है कि शनि का उपग्रह है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न पूछ रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी जो है कि अधिक दूरी क्या कहलाती है? तो आपको बता दें सूर्य का चक्कर पृथ्वी जब लगाती है तो एक बार नजदीक होती है, एक बार दूर होती है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पूछ रहा है कि सबसे अधिकतम दूरी जो होती है वो क्या कहलाता है? तो यहां पर आप देखेंगे ये वाली जो स्थिति है अधिकतम दूरी वाली स्थिति है और ये वाली स्थिति है नजदीक वाली स्थिति है, ठीक। तो पूछ रहा है सबसे अधिकतम दूरी को कहते क्या है? अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, इसको अपसौर बोला जाता है, अपसौर। और
निकटतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। उपसौर, सौर लगा है ना, तो सूर्य से दूरी पृथ्वी की नजदीक या दूर वाली पूछेगा, सौर लगाकर अब कहेगा यानी दूर वाला, उप कहेगा नजदीक वाला। लेकिन जब अप और उप में भू जब लग जाता है तब ये चंद्रमा वाली बात हो जाती है, यानी चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा एक बार जो है कि पृथ्वी के, यहाँ पर देख लीजिए, चंद्रमा एक बार पृथ्वी के नजदीक होता है, एक बार दूर होता है, ऐसे ये भी चक्कर लगाता है। ठीक, तो चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक होगा तो ये उपभू कहलाएगा, और जब सबसे दूर होगा तो ये अपभू कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का पूछा है, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? यहां पर ध्यान देना होगा, केवल अक्षांश पूछा है। पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या, देखिए अक्षांश क्या होता है, इसी में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। बीच वाली को भूमध्य रेखा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, इसके नीचे 23.5 डिग्री को मकर रेखा। तो पूछ रहा है अक्षांश रेखाओं की संख्या, यहाँ पर 0 डिग्री, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करते करते आएंगे तो 90 डिग्री तक जो है कि आप जाएंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाएंगे, 0 अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक। ठीक, यहां से फिर नीचे उसी तरह आएंगे 0 से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक। तो यदि अक्षांश केवल पूछेगा, देखिए यहां पर रेखा जब पूछेगा तो 0 में 1 वाली रेखा बनेगी, 2 वाली, 3 वाली, इस तरह से जाते जाते 89 डिग्री वाली तो रेखा बनेगी, लेकिन 90 डिग्री वाली जो है कि रेखा नहीं बनती है, इसलिए केवल उसको अक्षांश गिना जाता है, रेखा में नहीं गिना जाता है। उसी तरह से नीचे भी आएंगे आप तो 89 डिग्री वाली तो रेखा बनेगी, लेकिन 90 डिग्री एक बिंदु पर है तो ये रेखा नहीं बनेगी। रेखा किसको कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, लेकिन ये केवल एक बिंदु पर ही है तो ये रेखा में नहीं गिनी जाएंगी। अगर रेखा आपसे पूछेगा तो 179 रेखाएं बताएंगे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? अक्षांशों की संख्या पूछा है, तो 181 हो जाएगा। कैसे? यहां से 1 से लेकर 90 तक, फिर यहां से 1 से लेकर 90 तक, फिर 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश है, 0 डिग्री को एक काउंट कर लेंगे तो 90 90 और 1 जो है कि 181। तो अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 181, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या जब आपसे पूछेगा तो 2 घटा देंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा रेखा नहीं बनाती, अक्षांश जो है कि वो रेखा नहीं बनाती है। ठीक है, इसका आंसर 181। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, परस्पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, परस्पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। तो पृथ्वी पर ऐसे जो है कि पूरब पश्चिम खींची गई समानांतर रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 कह रहा है कि इनमें से किसी को भी ले लीजिए, 1 से 2 के बीच की दूरी या 2 से 3 की, सबकी बराबर दूरी होती है अक्षांशों में। तो पूछ रहा है परस्पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसका आंसर 111 किलोमीटर, और ये हर जगह समान दूरी रहेगी क्योंकि ये सीधी रेखाएं खींची गई हैं इस तरह से समानांतर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? यहाँ पर देशांतर जो है कि ऐसे जो है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, लेकिन इसमें जब दूरी की आपसे बात करेगा तो इसमें दूरी एक बार क्या होगा? अधिकतम होगा और एक बार न्यूनतम होगा। यहां पर देखेंगे बीच में यहां पर दूरी अधिकतम हो जाती है, लेकिन जब यहां पर आते हैं तो शून्य हो जाती है दूरी। ठीक है ना, एकदम ध्रुव पर जब जाएंगे तो शून्य हो जाती है, बीच में सबसे अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, तो ये पूछा है अक्षांश का, तो अक्षांश का सबसे दो के बीच की दूरी 111। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस प्रश्न को हम उसमें ही समझा चुके थे कि यहाँ पर जो है कि दक्षिणी गोलार्ध पूछा है ना, यानी कि उस समय सूर्य जो है कि दक्षिणायन रहेगा, ये वाली स्थिति है। ठीक है ना, 22 दिसंबर वाली
सूर्य दक्षिणायन रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध के सभी क्षेत्रों पर इसका सूर्य का प्रकाश जो है कि पड़ेगा। तो इस दिन 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है, ठीक है। यही वाली स्थिति पूछ रहा है। इस समय जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पड़ रहा है, इसलिए सूर्य का प्रकाश जो है कि 22 दिसंबर के दिन एकदम सीधा पड़ता है और उस दिन हो जाता है सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है, 22 दिसंबर। वहीं 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन, और दिन रात बराबर वाली जो स्थिति बताए हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। देखिए ये 0 डिग्री बीच में जो खींची गई रेखा है पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। उत्तरी को कर्क रेखा बोलते हैं और दक्षिणी को मकर रेखा बोलते हैं। तो पूछा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ये जो जितना क्षेत्र पड़ेगा ये होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण मतलब होता है गर्मी, धूप अधिक पड़ेगी धूप यहाँ पर, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक। यहां से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी के बीच का क्षेत्र जब पूछेगा तो ये वाला क्षेत्र होता है शीतोष्ण समशीतोष्ण। शीतोष्ण करते हैं इसको, ठीक ना, शीत और उष्ण यानी जो है कि ठंडी गर्मी। लेकिन इसके ऊपर ये जो क्षेत्र बच गया ये शीत कटिबंधीय होता है। उसी तरह यहाँ भी ये वाला जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री दक्षिणी 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी में शीत कटिबंधीय, ये दक्षिणी शीतोष्ण हो जाएगा, और नीचे जो बच गया वो शीत हो जाता है दक्षिणी शीत कटिबंधीय। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पूछा है, यानी इस वाले क्षेत्र को पूछा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो बताएं मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, जैसे भी कह लें, ठीक है। इसका आंसर हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दे लेंगे, एक बार वर्ल्ड मैप उठाएंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से देश पड़ते हैं और कौन कौन सी घास के मैदान पड़ता है। घास के मैदान अक्सर उष्ण और शीतोष्ण पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जिस देश में जो भी घास का मैदान होगा वो उष्णकटिबंधीय होगा, शीतोष्ण में जो भी घास, जिस देश में जो भी घास का मैदान होगा शीतोष्ण होगा यहाँ और यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पृथ्वी के अंदर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर आप जाएंगे, 32 मीटर की गहराई पर आप जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और जब पृथ्वी के एकदम आंतरिक कोर तक आप जाते हैं तो पृथ्वी का तापमान जो है कि आंतरिक कोर का तापमान 6000 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। सूर्य का जो कोरोना वाला भाग होता है 6000 सेंटीग्रेड तापमान उतना हो जाता है पृथ्वी का जो है कि तापमान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति 32 किलोमीटर, केवल मीटर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है अंदर जाते हैं। तो यही पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में क्षोभ मंडल वाला जो हिस्सा है उसमें आप यदि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में जाने पर जो है कि तापमान घटता है क्षोभ मंडल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, कितने पर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर, ठीक है। तो इसका आंसर प्रति 32 मीटर की गहराई पर। तो ये रहे विश्व भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।